pulling a body, show that pulling a body is easier than pushing a body. Show that pulling a body is easier than pushing a body. Show that pulling a body is easier than pushing a body. You can write that when when identical body when identical bodies are placed on when identical bodies are placed on horizontal surface, then minimum force required to move the body minimum force required to move the body is smaller. Minimum force required to move the body is smaller if we pull the body as compared to pushing the body. सर रिपीट करना. Minimum force required to pull the body is smaller than force required to push the body. अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर देंगे. सर हाँ जी, सर वो ब्रॉडकास्टिंग वाली ऑप्शन कर दो. नेटवर्क Link. स्लो. Pushing. Six zero five 509. कर लिया नंबर नोट. यस. एक केस में हमने पुलिंग फोर्स लगानी है at some angle theta. This side angle है, that should be cos. Whereas if we push the body, डायग्राम देखो, दोनों समझ आ रहे हैं सबको. फोर्स के कंपोनेंट्स बनाए हैं, बाकी जनरल फोर्सेस मार्क किए हैं, mg, r और फ्रिक्शनल फोर्स. क्लियर है सबको डायग्राम? इस केस में अगर मैं बोलूं फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल. अपवर्ड फोर्सेस R1 plus F sin theta is equal to mg. mg, that means r1 is mg minus f sin theta. minus f sin theta.
ये बॉडी मूव कब करेगी? कंडीशन क्या है इस बॉडी के मूव करने की? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी दो फोर्सेस हैं? एफ कॉस थीटा और फ्रिक्शन। दोनों में से कौन सी ज्यादा हो तो ये मूव करेगी? F F cos cos theta. cos theta. So we use critical condition for body to move. F cos theta हमेशा क्रिटिकल केस लेते, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाते, शुड बी ग्रेटर देन न्यू R1। R1 की वैल्यू पुट कर दो। R1 is mg minus f sin theta. So you get f cos theta plus mu sin theta. और f should be at least greater than or equals to। इक्वल टू हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज इससे थोड़ी सी भी ज्यादा होगी तो मूव करेगी बॉडी। So this is the minimum force required to pull a body. देखो इसमें कुछ डाउट है तो this is minimum force required to pull a body. Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, but वो अगर इक्वल कर दिए तो वो तो मूव ही नहीं करेगी। इसीलिए क्रिटिकल लेते हैं ना। मैंने बोला जस्ट थोड़ी सी ज्यादा, 0.0001 न्यूटन भी ज्यादा होगी तो इसलिए साथ में इक्वल टू भी लगा देते हैं। ओके सर। अगर हम पुशिंग करते, ये समझ आया सबको कैसे किया है? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। Yes, sir. अगर हम पुशिंग में वर्टिकल इक्विलिब्रियम लें, अपवर्ड फोर्स कौन कौन सी है? नॉर्मल रिएक्शन। सिर्फ R2 और डाउनवर्ड mg प्लस f sin थीटा। बॉडी मूव कब करेगी? f cos थीटा इज Greater More than than friction. body to move, again critical condition, R2 की वैल्यू डाल दो। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलाज को देखो जो हमने ड्राइव किए, न्यूमरेटर दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर किस में बड़ा है? पुलिंग में, पुशिंग में? pulling. pulling फोर्स Pulling. रिक्वायर्ड से ज्यादा किधर चाहिए? Pushing. पुशिंग में, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो फोर्स रिक्वायर्ड विल बी मोर। लास्ट में आप लिख दोगे फ्रॉम 1 and 2। while pushing is more।
इस फॉर्मूला को, हाँ जी पूछो। सर ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 3 marks. Force required to move a body, ये थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो थीटा की कितनी वैल्यू हो ताकि ये मिनिमम हो जाए, बिकॉज इसकी वैल्यू बदलती रहेगी, मैं थीटा चेंज करूंगा तो एफ भी बदलता रहेगा, जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा एफ चेंज करेगा। मैं आपसे पूछूं थीटा की कितनी वैल्यू हो ताकि फोर्स रिक्वायर्ड मिनिमम हो जाए पुलिंग में। पहले यहां तक नोट कर लो, इसमें देखो कुछ नहीं समझ आया तो फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट। पहले यहां तक देखो, इसमें से कुछ डाउट है तो। Right, second, while pulling a body at what angle with horizontal should the force be applied so that force सर required एक बार रिपीट करना। while pulling the body at what angle should force be applied so that force required to pull the body is minimum। हमने बताना है किस एंगल पे खींचे ताकि फोर्स रिक्वायर्ड मिनिमम। Say force is applied at an angle theta with horizontal। ये हमने फॉर्मूला अभी ड्राइव किया। थीटा चेंज करने से न्यूमरेटर चेंज हो रहा है? नो थीटा सर। चेंज नहीं हो रहा। डिनोमिनेटर और हो रहा है। तो न्यूमरेटर तो फिक्स्ड है म्यू एम जी, उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो गया तो एफ मिनिमम हो जाएगा, अगर इसकी हाँ जी। वैल्यू मैक्सिमम हुई। सही है ना? ये मैक्सिमम होना चाहिए अगर ये मिनिमम चाहिए एफ तो। सो फोर्स विल बी मिनिमम if and only if अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? 45 पे। फिजिक्स है भैया, जुगाड़ नहीं है। ये वैल्यू मैक्सिमम होगी जब इसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। अगर मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट है तो इसके डिफरेंशिएशन 0। कॉस थीटा के डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और म्यू साइन थीटा की दिस शुड बी 0। दैट मींस tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। मतलब थीटा किस एंगल पे पुल करना है ये म्यू पे डिपेंड करेगा।
अगर आपको म्यू दिया होगा तो आप थीटा निकाल सकते हो कि हम किस एंगल पे पुल करें। जैसे म्यू दिया हो मान लो हाफ, तो थीटा शुड बी tan इनवर्स हाफ। थीटा 45 तभी हो सकता है अगर म्यू tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? 45 45। अगर tan थीटा 1 मतलब अगर म्यू 1 है तब थीटा 45 आएगा, हमेशा नहीं आएगा। किस एंगल पे फोर्स लगाएं ताकि फोर्स रिक्वायर्ड मिनिमम हो, वो एंगल निकाल लिया। मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अ बॉडी। Minimum force required to pull a body will be ये कैसे निकाला मैंने? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता ऐसे? यस यस। हमारे पास tan थीटा क्या था? म्यू। tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? cos थीटा कितना हो गया? 1/1 और sin थीटा? u/1। मैंने इस फॉर्मूला में cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू डाल दी कि cos थीटा इज 1/1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट, sin थीटा इज म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट। तो मेरे पास मिनिमम फोर्स आ गई। क्लियर है? देखो, सो ये फॉर्मूला इसलिए आप याद भी रख सकते हो। अब अगर ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, W इज द वेट। ये सारी टर्म क्या है? दिस इज, sin थीटा। sin साइन थीटा। थीटा। तो mg इंटू साइन थीटा, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ W साइन थीटा, वेट इंटू साइन थीटा। सो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अ बॉडी इज W साइन थीटा। या तो ये फॉर्मूला याद रखो या वैसे याद रख लो। एंड फोर्स शुड ऑलवेज बी अप्लाइड एट एन एंगल tan इनवर्स म्यू। Force should always be applied at an angle of tan inverse mu. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जैसे हमें क्वेश्चन अगर पुशिंग का बॉडी पे आ गया तो हम उसमें भी यही सारा प्रोसीजर लगा के निकाल सकते हैं। कैसा क्वेश्चन आया अगर? सर अगर क्वेश्चन में आपने तो जैसे पुलिंग का केस करवाया है, अगर हमें पुशिंग का आ गया केस क्वेश्चन हाँ तो भी ऐसे ही करना, तो आएगा नहीं पुशिंग का, बिकॉज पुशिंग में हमेशा फोर्स ज्यादा चाहिए होती है, मिनिमम फोर्स के क्वेश्चन आते हैं।
Next to right. Angle of repose. Angle of repose. REPOSE. Angle of repose. Angle of repose is कि अगर मेरे पास कोई inclined surface है, inclined surface like से मान लो ये बुक है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कुछ भी रख दिया, अगर बुक हॉरिजॉन्टल है स्लाइड नहीं करेगा, इसके ऊपर मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा दिस विल नॉट स्लाइड जब तक बुक हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं इस बुक को इंक्लाइन करना शुरू कर दूं, मैंने इंक्लिनेशन बढ़ाई है, अभी भी स्लाइड नहीं किया, मैंने थोड़ी सी और बढ़ाई है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके स्लाइड कर गया। मैंने जब इंक्लिनेशन बढ़ानी शुरू की तो एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, जिस एंगल पे जाके स्लाइडिंग शुरू होती है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। The angle at which body placed on an inclined surface just begins to slide down. तो अगर मेरे पास inclined surface है, अगर मेरे पास एक inclined surface है और उसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, जिसका वेट mg है, ये एंगल थीटा है, ये कौन सा कंपोनेंट है, mg cos और mg sin? mg cos cos ये कौन सी फोर्स? normal reaction Normal reaction. दिस इज mg sin theta फ्रिक्शन किधर लगेगी? opposite opposite to mg sin mg sin theta के ऊपर कितनी? म्यू आर। ये फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? मैक्सिमम, अगर नहीं हो मैक्सिमम है ना, लिमिटिंग वैल्यू। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा mg sin थीटा बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। थीटा बढ़ने से sin थीटा बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। सर पड़ता है। पास नहीं होना था 10th में ऐसे आंसर लिख के आते तो थीटा बढ़ेगा तो sin थीटा बढ़ेगा, mg sin थीटा बढ़ेगा। इन दोनों में कोई रिलेशन है r और mg cos थीटा में? सर अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो ये इक्वल आप मेरे को बताओ है कि नहीं? वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ये बॉडी ऊपर नीचे जा सकती है ऐसे रख के? सर नो सर। तो है ना इक्विलिब्रियम। अगर हम क्यों बोले है ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे, तो r इज इक्वल टू mg cos थीटा, तो लिमिटिंग वैल्यू हो गई म्यू mg cos थीटा। मैंने जब थीटा बढ़ाना शुरू किया तो mg sin थीटा बढ़ा, व्हाट अबाउट दिस म्यू mg cos थीटा? कम होगा। कम हो होगा। जाए एक स्टेज आएगी जब ये जस्ट इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बिकॉज Yes. ये बढ़ता जा रहा है और ये कम होता जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जब ये दोनों इक्वल होंगे, उसके बाद अगर मैंने थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाया इवन 0.00001 डिग्री तो ये स्लाइड कर जाएगा। तो हम कहेंगे कि mg sin थीटा should be greater than or equals to mu mg cos थीटा for body to slide। अगेन क्रिटिकल केस की हम लेते हैं कि इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, बॉडी तभी स्लाइड करेगी। इक्वल टू लगाते हैं बिकॉज जस्ट थोड़ी सी भी ज्यादा होगी तो स्लाइड करेगी। दैट मींस tan थीटा कितना आ गया? यू दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। अब लॉजिकली भी सोचो, ये थीटा ज्यादा कब होगा, अगर रफ सरफेस है या स्मूथ सरफेस है?
स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस हो तो ज्यादा एंगल होना चाहिए स्लाइडिंग के लिए। अगर ये स्मूथ है तो जल्दी नहीं स्लाइड करेगा इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा है, कि ज्यादा एंगल बनाना पड़ेगा। जल्दी स्लाइड करेंगे। जल्दी करे। कॉमन सेंस सेज कि अगर रफ सरफेस है तो ये ज्यादा देर तक रेस्ट पे रह सकता है। ज्यादा देर तक रेस्ट पे रह सकता है मतलब अगर म्यू ज्यादा है तो थीटा भी ज्यादा होगा। वही इस फॉर्मूला से आ रहा है कि अगर म्यू ज्यादा है तो थीटा भी ज्यादा है। सो डायग्राम बनाओ, फिर ये डेफिनेशन लिखते हैं। 1 मार्क में आती है स्कूल में डेफिनेशन, डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज। डायग्राम बना लो, देन वी विल राइट। So you can write angle of repose is minimum angle of inclination of a surface, minimum angle of inclination of the surface with horizontal, so that body Inclination of plane the surface with horizontal, so that a body placed on it just begins to slide down, so that body placed on it just begins to slide down the inclined surface. Body placed on it just begins to slide down on the inclined surface. Mathematically, mg sine theta tries to move the body. Mathematically, mg sine theta tries to move the body, and mu mg cos theta, that is limiting value of static friction, tends to oppose it. That is limiting value of static friction tends to oppose it. A body can slide if mg sin theta is greater than or equal to mu mg cos theta. Therefore, minimum angle for body to slide down, minimum angle for body to slide down is theta such that tan theta is equals to such that tan theta is equals to mu, or theta is tan inverse mu. Angle of repose is theta such that tan theta is equals to mu, or theta is tan inverse of mu. Theta is tan inverse mu. This relation also implies that
If roughness of inclined surface is increased, if roughness of inclined surface is increased, mu increases, and thus angle of repose also increases. Mu increases, thus angle of repose also increases. Next, write another numerical. So you can write, find tension in the string. Find tension in the string in the situation shown in figure. Find the tension in the string in situation shown in figure. Forces of 120 Newton and 100 Newton start acting on the system. Start acting on the system which is at rest. Start acting on the system which is at rest. हमारे को ऐसे दिया डायग्राम कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक 10 kg की, एक 20 kg की. इन पे हमने दो फोर्सेस लगाई हैं. फ्रिक्शन ना होती तो ये इजी क्वेश्चन था, तो हमें फ्रिक्शन दी है FL1. इस पे जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लग रही है दैट इज 90. इस पे जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लग रही है 60. हमने बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द टू बॉडीज क्या है. टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द टू बॉडीज, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग है उस पे टेंशन कितनी लग रही है. पहले मेरे को सीधा सीधा फंडा बताओ, ये सिस्टम मूव करेगा कि नहीं करेगा. 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 हमने नेट फोर्स इस पे कितनी लगाई है अपनी तरफ से, फ्रिक्शन को अगर मैं छोड़ दूं, नेट फोर्स कितनी लगाई है. 20. 20 न्यूटन. फ्रिक्शन नीचे देखिए कितनी है, एक पे 90 है, एक पे 60, और अब 20 न्यूटन लगा के कह दो ये मूव करेगा. कहां से, कौन सा लॉजिक है ये. एक्सटर्नल फोर्स तो मैं 20 लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन की एक की 90 एक की 60 वैल्यू दी है, आप कहते हो ये मूव कर जाएगा. फिजिक्स की क्लास में दिमाग लगाना अलाउड है, आंसर देने से पहले सोचना पड़ेगा.
ये नहीं मूव करेगा। अब टेंशन बताओ कितनी है। ये मूव तो नहीं करेगा। मेरे को टेंशन बताओ कितनी है। टेक 5 मिनट्स, अच्छे से सोच लो। मैं इसको पॉज करता हूँ, 5 मिनट लो, आराम से आंसर निकालो इसका। टेंशन कितनी है? ये 1 न्यूटन होगी, बिकॉज ये रेस्ट पे है, मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो कब आएगा? जब चलिए। राइट साइड और लेफ्ट साइड वाली फोर्सेस इक्वल हो। मैंने इसको 120 न्यूटन कर दिया, तो टेंशन कितनी हो गई? 30। अब अगर इसने लिमिटिंग वैल्यू अचीव कर ली तो स्ट्रिंग में टेंशन 30 है। 20 kg को देखते हैं आप। टेंशन 30 है। 20 kg मूव कर सकता था कि नहीं कर सकता था? सिस्टम पूरा रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे कब रहेगा? इस पे फ्रिक्शन कितनी लगे? सर 70 न्यूटन। 70 न्यूटन। लिमिटिंग वैल्यू कितनी है? 60 न्यूटन। 60। मतलब हमारी assumption कि इसने पहले लिमिटिंग वैल्यू अचीव कर ली, तो ये गलत है। बिकॉज अगर हम लें कि ये सारा सिस्टम रेस्ट पे है, इसने लिमिटिंग वैल्यू अचीव की, इसकी लिमिटिंग वैल्यू अचीव हो गई, तो ये टेंशन हो गई 30 है। टेंशन 30 हो गई तो इस पे फ्रिक्शन 70 आ गई, जो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि इस पे मैक्सिमम वैल्यू 60 ही हो सकती है। तो मैं उल्टा करके देखता हूँ। 20 kg ने लिमिटिंग वैल्यू अचीव कर ली, मैंने इधर से 100 न्यूटन फोर्स लगाई, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगी 60, तो टेंशन कितनी? 40। 40। 40। 40। अब 10 kg को देखते हैं। 10 kg पे टेंशन लगी 40, इधर से फोर्स लगी 120, तो फ्रिक्शन कितनी? ये 90। रेस्ट 80 न्यूटन। 80। 80। ये पॉसिबल है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? सर 90। 90। तो ये केस पॉसिबल है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 40 न्यूटन। कुछ फर्क नजर आया 10th की फिजिक्स में? उसमें अब दिमाग तो लगाना ही नहीं होता था, फॉर्मूला होते थे, वैल्यूज पुट की और आ गया। इसमें आपको सिचुएशंस चेक करनी पड़ रही हैं। आप इस पे लेके करते, अगर आप कोशिश करते कि 10 kg पहले मूव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस पर ज्यादा फोर्स लग रही थी, तो मैंने इसलिए पहले वहां से शुरू किया कि मैंने अज्यूम किया कि 10 kg कोशिश कर रहा है, उसने अपनी लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवरकम कर लिया, फिर वो 20 को साथ लाने की कोशिश कर रहा है, मूव कोई नहीं कर रहा। तो इससे मेरे पास आ गया कि 20 पे फ्रिक्शन 70 लगनी चाहिए, जो लग नहीं सकती क्योंकि उसकी लिमिटिंग वैल्यू 60 है। तो फिर मैंने लिया कि 10 kg मूव, 20 kg मूव करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने साथ 10 kg को लाने की कोशिश कर रहा है। वो केस पॉसिबल है बिकॉज उसमें 10 kg पे फ्रिक्शन 80 आ रही है और मैक्सिमम 90 हो सकती थी। तो ये आंसर ठीक है, 40 न्यूटन। सर पर ऐसी चीजें इंस्टेंटली दिमाग में स्ट्राइक नहीं करती। नहीं, इंस्टेंटली स्ट्राइक नहीं करेंगे, एग्रीड। मैं ये नहीं कह रहा आपको ये आना चाहिए था। आपके पास इसकी तैयारी के लिए 1.5 साल है, अभी भी 1.5 साल से भी ज्यादा ही है। इनफैक्ट अभी लगभग 2 साल पूरे ही पड़े हैं, बिकॉज पेपर वही जून जुलाई में होंगे आपके। तो आपके पास अभी 2 साल हैं ये सब सीखने के लिए, अपने दिमाग को फाइन ट्यून करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा सबको पहले दिन ही आना चाहिए, पहले दिन नहीं आता, किसी से नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व फर्स्ट टाइम में। तो फर्स्ट टाइम में सॉल्व नहीं होता, बट एक बार जब ऐसा क्वेश्चन कर लिया तो फिर कोई और आए तो वो आपसे होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा ये फर्स्ट टाइम में होना चाहिए था, तो इसके जैसा अगर मैं सिमिलर टेस्ट में डाल दूं तो फिर वो हो जाना चाहिए। सो यू कैन राइट, इसके कंसेप्ट लिखो पहले सारा। इसके बाद लिखो, इफ वी अज्यूम दैट 10 kg body, if we assume that 10 kg body reaches its limiting friction, 10 kg body reaches its limiting friction,
that is 90 Newton. Then tension in the string is 30. Then tension in the string is 30 Newton. Tension in the string is 30 Newton. Also, the 20 kg body is at rest. Also, the 20 kg body is at rest. From its free body diagram, it can remain at rest. From its free body diagram, it can remain at rest if frictional force acting on the body is 70 Newton. If frictional force acting on the body is 70 Newton, but limiting value of friction on 20 kg body, limiting value of friction on 20 kg body is 60 Newton. Therefore, this case is not possible. Next paragraph में लिखो. If 20 kg body reaches its limiting value of 60 Newton, tension in the string will be Limiting value. of 60 Newton. Tension in the string will be 40 Newton. If T is 40 Newton, then for 10 kg block to remain at rest, friction should be 80 Newton on it. Friction 80 Newton acts on it, which is possible. Therefore, T is equals to 40 Newton. Therefore, T is equals to 40 Newton. Next to write. Find the range of force F for which 2 kg block does not move on the incline.
on the incline. रेंज का मतलब क्या होता है? What do you mean by range of force? सर वो कितनी वैल्यू तक मिनिमम टू लिमिटिंग वैल्यू। मिनिमम कितनी फोर्स लगा सकते हैं और मैक्सिमम कितनी लगा सकते हैं? तो हमने बताना है एफ की मिनिमम वैल्यू कितनी हो और मैक्सिमम कितनी हो, ताकि ये 2 kg का ब्लॉक रेस्ट पे रहे। हमें म्यू दिया है, म्यू इज 0.5, सेम वैल्यू दिया है, मतलब स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की सेम ही वैल्यू दी है, म्यू एस म्यू के इज 0.5। तो हम 2 kg पे मिनिमम कितनी फोर्स लगाएं ताकि ये रेस्ट पे रहे और मैक्सिमम कितनी लगाएं ताकि ये रेस्ट पे रहे? क्वेश्चन समझ आया? पहले तो ये देखो, मैं अगर डायग्राम बनाऊं, वेट इसका 2g, 2g मींस 20। ये कितनी वैल्यू है? 60 20 cos 37 sin 20 37 cos कॉस्ट 37 मतलब 16 cos 37 और ये 12 और ये नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन की अगर बात की जाए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी है? नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 16 न्यूटन। अरे 8 न्यूटन 3। तो म्यू आर 8 न्यूटन। हमने फोर्स लगाई है अपवर्ड, एफ। एफ की मिनिमम वैल्यू कितनी और मैक्सिमम कितनी? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर एफ को मैं लूं 0, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक कितनी है? और ये ब्लॉक रेस्ट पे 0 है या मूव करेगा? अगर मैंने F0 लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है 0 और किस डायरेक्शन में? 0 कहां से आ गई? 8 न्यूटन 8 न्यूटन। किस डायरेक्शन में है? वो 12 के ऑपोजिट 12 के ऑपोजिट, मतलब ऐसे अपवर्ड। अच्छा हाँ इस जी। सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी होगी अगर फ्रिक्शन 8 है? तो फ्रिक्शन 8 है, मतलब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगी अपवर्ड 8, ये नीचे 12 थी, तो 2 नेट मीटर फोर्स पर कितनी हो सेकंड गई? नेट फोर्स कितनी हो गई? 4 4। और नेट फोर्स की डायरेक्शन कौन सी हो गई? डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन होगी एफ नेट अपॉन एम। 2 2 अच्छा नेचर ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक है काइनेटिक है? काइनेटिक काइनेट काइनेटिक है। अब मैंने फोर्स लगाई ऐसे 4 न्यूटन, फ्रिक्शन कितनी? मैंने एफ 4 न्यूटन फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन कितनी है किस डायरेक्शन में? 8 ही होगी फ्रिक्शन 8 ही होगी अभी भी। नेट फोर्स कितनी हो गई? 0 0 एक्सेलरेशन भी 0। नेचर ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक काइनेटिक? स्टैटिक 1 मैंने फोर्स लगाई 8 न्यूटन, फ्रिक्शन कितनी और किस डायरेक्शन में? तो मैंने बोर्ड ऊपर करना फिगर देखनी है
अपनी फिगर बना लो ना, मेरे को तो अभी नीचे और टेबल बनाना है। अपने रजिस्टर पे फिगर बना लो ये। तो मैंने 8 न्यूटन फोर्स लगाई, फ्रिक्शन कितनी? सॉरी 80 8 कैसे और किस डायरेक्शन में? सर वो 12 था, 4 होगी मेरे ख्याल। एक मिनट, पहले जिसने 8 बताया इसको रीजन बताने दो। हाँ जी, 8 न्यूटन कैसे और किस डायरेक्शन में 8 न्यूटन? 12 एक्सटर्नल है, mg साइन थीटा। 8 मैंने लगा दी, फ्रिक्शन तो अब 4 ही चाहिए, 8 थोड़ी चाहिए। और एक्सेलरेशन 0 है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। मैंने अगर 12 न्यूटन फोर्स लगाई, फ्रिक्शन कितनी? 0। अब मैं 12 से बढ़ा देता हूं, मैंने 16 लगाई, फ्रिक्शन कितनी? अपवर्ड 16 लगा दी, 8 4। और फ्रिक्शन की डायरेक्शन? डाउनवर्ड। अब समझ आया ये इंटेलिजेंट फोर्स मैं इसको क्यों बोलता हूँ हमेशा। फोर्स के हिसाब से अपने आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलती जा रही है। इधर 4 अपवर्ड थी, इधर 4 डाउनवर्ड हो गई। एक्सेलरेशन, नेचर, स्टैटिक। 20 लगाई, मैंने अब 20 से ज्यादा लगा दिया, अगर 21। अब ऐसे 20.01। अब फ्रिक्शन कितनी? 0.01 नहीं, और 8 ही रहनी है ये तो। 8। सर हीटिंग हाँ, वैल्यू 8 ही। ये तो लिमिटिंग वैल्यू है। अब नेट फोर्स कितनी हो गई? एक्सेलरेशन हो गई दिस, और ये काइनेटिक। हमने बताना था रेंज ऑफ फोर्स सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर ये 3.9 होती, 3.99, तो फ्रिक्शन कितनी होती? मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में 3.99 लगाई, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगी? अपवर्ड। नेट फोर्स है हैगी है। सर यस है कितने, कितनी? 0.01 और डाउनवर्ड, मतलब ये यहाँ पे रेस्ट पे शुरू होती है, यहाँ तक तो मूव कर रही थी, यहाँ पे रेस्ट पे शुरू हुई और यहाँ तक रेस्ट पे रही। तो रेंज ऑफ फोर्स फॉर ब्लॉक टू रिमेन एट रेस्ट 4 न्यूटन टू 20 न्यूटन। और फ्रिक्शन ने अपने आप अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एडजस्ट किया है। यहां से पता चल रहा है कि सारे स्टैटिक के केस है, तो बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। जब तक नेट फोर्स अपवर्ड थी, फ्रिक्शन को हम लास्ट में देखते हैं हमेशा। जब मैंने, जैसे आप ये सेकेंड केस देखो, 8 न्यूटन फोर्स वाला, मैंने 8 न्यूटन फोर्स लगाई, डाउनवर्ड 12 न्यूटन थी, तो फ्रिक्शन को सिर्फ रोक के रखना है ना बॉडी को। 12 न्यूटन डाउनवर्ड थी, मैंने 8 न्यूटन अपवर्ड लगा दी, तो फ्रिक्शन 4 होगी, तो वो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, बिकॉज कभी भी फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अब फ्रिक्शन को पहले छोड़ दो, नेट एक्सटर्नल फोर्स बाकी देखो। नेट एक्सटर्नल फोर्सेस 8 मैंने लगाई, 12 mg sin थीटा थी, तो नेट फोर्सेस 4 और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन ने बस उसी को ही तो बैलेंस करना है। 12 माइनस 8 इज 4 न्यूटन डाउनवर्ड्स, तो फ्रिक्शन 4 न्यूटन अपवर्ड्स। फिर जब मैंने अपवर्ड 12 लगा दी, mg sin थीटा भी 12 है, तो नेट फोर्स तो लग ही नहीं रही, तो फ्रिक्शन भी 0। मैंने अपवर्ड 16 लगाई, डाउनवर्ड mg sin थीटा 12 थी, तो नेट फोर्स 4 न्यूटन अपवर्ड, तो फ्रिक्शन 4 न्यूटन डाउनवर्ड। देखो ध्यान से, किसी को नहीं समझ आया तो पूछो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रिक्शन को समझने के लिए, इसलिए ध्यान से देखो इसके सारे पार्ट्स। अपना डायग्राम बनाओ, जस्ट टेक योर टाइम इसको समझने के लिए। 2 मिनट 3 मिनट जितने चाहिए लो, बट इसके हर पार्ट को समझो। किसी को नहीं समझ आया तो मेरे से पूछो अभी। Why friction is necessary?
सर वो हमेशा हमारे मोशन को फोर्स करते आप में से कितने लोगों ने ये लिख लिया, टेबल बना लिया, बनाया टेबल अपनी कॉपी पे? हैं। यस सर। ठीक है, अगर आप अपनी कॉपी को वर्टिकली स्टैंड कर दो तो जो आपने रजिस्टर में लिखा है वो वहां लिखा रहेगा या अल्फाबेट्स नीचे गिर जाएंगे? सर लिखा रहेगा। लिखा रहेगा। तो वो क्यों स्टिक कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड इंक। वो तो स्लिप कर जाना था। कोई भी चीज की, और फ्रिक्शन किस तरह की फोर्स है? फिजिक्स में 4 तरह की फोर्सेस होती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। तो फ्रिक्शन इज विच काइंड? ये क्यों होती है बेसिकली? सर ये तो कोई भी आपने कहा इंटेलिजेंट फोर्स है, कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता नहीं, मैग्नीट्यूड कोई भी हो सकता है, पर इन चारों में से कोई एक होगी ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटी के कारण है। है। तो सर नो नहीं, सर। ये तो कोई भी फोर्स हो सकती है जिसके कारण आ सकती है, तो ये ग्रेविटेशनल नहीं है। स्ट्रॉन्ग फोर्स होती हैं जो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही होती हैं, तो ये न्यूक्लियस के अंदर वाली फोर्स तो हम नहीं पढ़ रहे, ये न्यूक्लियस के बाहर वाली फोर्सेस हैं। वीक फोर्सेस सिर्फ लैप्टॉन्स में होती हैं। लैप्टॉन्स एक पार्टिकल है, फैमिली ऑफ पार्टिकल्स है, जिसमें अभी आपने सिर्फ एक ही पार्टिकल पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इट इज बिकॉज ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द टू सर्फेसेस। और बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रिकल ओरिजिन होता है कि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज, वो बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाय नेचर। अच्छा, मेरे को कोई एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे स्मूथनेस बढ़ाने से, नॉर्मली क्या होता है, स्मूथनेस बढ़ाने से फ्रिक्शन बढ़ती है कम होती है? कम होती है। कम होती है। तो ऐसा हो सकता है मैंने स्मूथनेस बढ़ाई और फ्रिक्शन बढ़ गई? ग्लास जो है वो स्मूथ होता है या रफ होता है? स्मूथ। एक ग्लास के पीस के ऊपर दूसरा ग्लास का पीस रखना एंड देन ट्राई टू स्लाइड वन ओवर द अदर, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ लार्ज फ्रिक्शन बिटवीन देम। ग्लास के दोनों पीसेस बहुत स्मूथ है, पर उनमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। और अगर नॉर्मल हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स के कारण फ्रिक्शन बढ़ती है कम होती है? कम होती है। कम होती है। ऑयल लगाने से फ्रिक्शन कम हो जाती है, स्लिपरी हो जाती हैं चीजें। अब दो ग्लास के पीसेस जो ऑलरेडी बहुत स्मूथ हैं, उनके बीच में एक ऑयल की लेयर लगा दो एंड देन ट्राई टू स्लाइड वन ओवर द अदर, इट विल नॉट मूव। इतनी ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगी वो हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से, कि दो ग्लास के पीसेस के बीच में ऑयल भर दिया गया। तो उसको कैसे एक्सप्लेन कर? तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, तो ये कहाँ गड़बड़ हो रही है? स्मूथनेस बढ़ाने से तो फ्रिक्शन कम होनी चाहिए थी। हमारे सिलेबस में मैंने कल भी बताया था कि ओल्ड थ्योरी है व्हिच सेज फ्रिक्शन इज, ओल्ड और न्यू में फर्क क्या था? नॉट डिपेंडेंट ऑन एरिया। Not dependent upon area. एरिया। न्यू थ्योरी सेज फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एरिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो जब स्मूथनेस बढ़ती है एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाती है। नॉर्मली अगर दो सरफेसेस को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो बहुत कम जगह पे कांटेक्ट में आ रहे होते हैं। मतलब ऐसे जैसे एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, तो ऐसे कुछ जगह पे एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। इफ यू ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है ये छोटा छोटा एरिया होता है जहां पे वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ तो टच ही नहीं कर रहे, पर जब हम स्मूथनेस बढ़ा देते हैं एक लिमिट से ज्यादा, इनका ये सारा एरिया ऑफ कांटेक्ट बन जाता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ जाती है बिकॉज उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे। अभी तो बॉन्ड सिर्फ यहाँ बनेंगे जहां वो टच कर रहे हैं, बट अगर हम स्मूथनेस को बढ़ा देते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अब बॉडी को मूव करने के लिए आपको उन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। That's why we say कि smoothness will increase the frictional force if you increase smoothness beyond a certain limit.
कि एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दें तो फ्रिक्शन बढ़ जाती है। अच्छा, एक फ्रिक्शन और होती है जिसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन होती है व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द अदर। अभी तक ये जो मैं कर रहा था, दिस इज ऑल स्लाइडिंग फ्रिक्शन।